उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस है। क्या खोया क्या पाया, इस पर सिर्फ एक वीडियो में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं। लिहाजा कुछ ही समय में एक 24 साल के युवा प्रदेश के उतार चढ़ाव, मुश्किल हालात, किसने क्या किया, क्या कर सकता था, क्या नहीं किया, इस पर एक पूरा वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। मगर आज के साप्ताहिक शो अनकट हफ्ता में कुछ ऐसी खबरों के साथ आपके सामने हैं जिसने न केवल स्वास्थ्य मंत्री बल्कि परिवहन मंत्री की नाकामी की पोल खोल कर रख दी है। बात सरकार की भी होगी जिसे मृतकों के परिवार का हाल पूछने का समय नहीं मिला। मुद्दा वो भी है कि कैसे आउटसोर्स के नाम पर खेल चल रहा है। डाकपाल की नौकरी पाने वाले एक बाहरी प्रदेश के युवा की सच्चाई से पर्दा भी इसी वीडियो में उठाएंगे कि कैसे एक नाकारा टॉपर ने उत्तराखंड के युवाओं का हक छीन लिया। और अंत में बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार के एक वरिष्ठ आईएएस के साथ मारपीट, मुकदमे और केदारनाथ उपचुनाव पर पड़ने वाले फर्क की भी। बॉबी पर हुए मुकदमे से भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय त्रिभुवन चौहान किस पर पड़ने वाला है फर्क। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि हकीकत से आप रूबरू हो सकें। खबर की शुरुआत प्रदेश में घटित एक बड़ी दुर्घटना के कारणों और दोषियों से ही करते हैं। हाल ही में अल्मोड़ा में एक हृदय विदारक घटना हुई। अल्मोड़ा में हुए हादसे ने एक बार फिर से प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई जबकि कई घायल हैं। इस घटना से एक सवाल जो सबके जहन में उठना लाजमी है वो है कि आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड में ऐसे बड़े हादसों पर लगाम लगने की बजाय और तेजी आ रही है। खासतौर पर पहाड़ी जिलों में त्योहार सीजन के दौरान ही ऐसी बड़ी घटनाएं अक्सर क्यों होती हैं। शासन, प्रशासन और परिवहन विभाग ने यदि 1 जुलाई 2018 में हुए धूमाकोट बस हादसे से सबक लिया होता तो मारचूला हादसे से बचा जा सकता था। मारचूला हादसे ने एक बार फिर धूमाकोट और नैनी डांडा क्षेत्र के जख्म को हरा कर दिया। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि घोर लापरवाही के चलते ये दुखद हादसा हुआ। अल्मोड़ा में हुए हादसे में ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार के साथ ही परिवहन सुविधाओं का अभाव हादसे का एक बड़ा कारण बना है। सवाल यह भी है कि क्या अल्मोड़ा में हुए हादसे को रोका जा सकता था। दरअसल पौड़ी जिले के नैनी डांडा विकासखंड व धूमाकोट तहसील के ज्यादातर लोग रामनगर व कुमाऊं मंडल में निवास करते हैं, जो दिवाली, होली और शादी ब्याह के सीजन में अपने घर, अपने गांव आते जाते हैं, जिसके लिए उनका एकमात्र साधन बनता है उत्तराखंड में चलने वाली सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास बस। रामनगर के पौड़ी के किनात के लिए यह एकमात्र बस सेवा है जो सुबह 6 बजे किनात से चलकर 10 बजे रामनगर पहुंचती है। सुबह की ये बस अगर किसी कारणवश छूट जाए तो फिर अगले दिन सुबह ही रामनगर के लिए बस मिल पाती है। इस सबसे होता क्या है कि जिन लोगों को जाना होता है वो इस बस को पकड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये एकमात्र बस छूटी तो फिर एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। नतीजा होता है कि बस इतनी भर जाती है कि लोग खड़े खड़े जाने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी नौबत भी आ जाती है कि खड़े होने की भी पूरी जगह मिल नहीं पाती। बस ड्राइवर भी थोड़े लालच के चक्कर में सबको बिठाते रहते हैं। बस यही ओवरलोडिंग कई बार बस हादसे का कारण बन जाती है। अल्मोड़ा हादसे की भी एक यही वजह अब तक सामने आई है। सवाल यह है कि इसका दोषी फिर कौन है। वो बस चालक जो लालचवश ओवरलोडिंग करता है, या फिर वो लोग जो जगह ना होने के बाद भी मजबूरी में बस में बैठते हैं, या फिर इस सबका जिम्मेदार वो प्रशासन है जो इतनी बड़ी जनता के लिए एक अन्य बस सेवा शुरू नहीं करवा पाया। ये हालात सिर्फ रामनगर या पौड़ी के नहीं हैं। पहाड़ के कई जिलों में ऐसे ही हालात से वहां के स्थानीय रोज रूबरू होते हैं। पहाड़ में तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां एक बस के भरोसे हजारों लोग नजदीक के बाजार में रोज काम धंधा करने जाते हैं और ज्यादा भीड़ बढ़ने पर वाहनों की छतों से भी सफर करने को मजबूर होते हैं। हादसे का कारण एक और भी सामने आया है कि बस की कमानी टूट गई। पर क्या बस की कमानी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि बस क्षमता से ज्यादा भार ढो रही थी? जी नहीं। इसके लिए ओवरलोडिंग के साथ साथ सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होना भी एक बड़ा कारण है। जब बस के ऊपर वजन ज्यादा होगा और जब वो तेजी के साथ गड्ढे के ऊपर से गुजरेगी तो बस की कमानी टूटने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ऊपर से सड़क का संकरी होना मतलब विकास का यहां न पहुंचना। खैर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरसात के समय से लगे हुए हैं कि सड़कें जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त हो, लेकिन मजाल है उत्तराखंड के होनहार अधिकारियों के कानों में अपने मुख्यमंत्री की बात पहुंची हो।
शहर की सड़कें तो अधिकारी चमका देते हैं क्योंकि उनको पता है यहां से कभी भी प्रदेश का कोई नेता गुजर सकता है, लेकिन पहाड़ों की सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं। इस सबसे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेश को ना तो परिवहन मंत्री गंभीरता से ले रहे हैं और ना उनके अधिकारी। मतलब जनता को चूना तो लग ही रहा है, अपने मुख्यमंत्री के वादों को भी चूना लगाने से चूक नहीं रहे, फिर चाहे वो मंत्री हो या गुणवान अधिकारी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1 जुलाई 2018 को भी धूमाकोट क्षेत्र में भौन पीपली मार्ग पर धूमाकोट आ रही GMOU की बस गहरी खाई में जा गिरी। तब हादसे में 48 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। इस हादसे की वजह भी तब ओवरलोडिंग बताई गई थी। इस हादसे के बाद भी धूमाकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्र में चलने वाली परिवहन कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने कोई सबक नहीं लिया, जिस कारण 4 अक्टूबर 2022 को बीरोखाल क्षेत्र के सिमड़ी में एक बारात की बस खाई में गिरी, जिसमें 34 लोगों की जान गई और 19 लोग घायल हुए। जब सरकार की खूब किरकिरी हुई तो कुछ दिनों तक सड़क पर खूब सख्ती दिखी और हर चेक पोस्ट पर चेकिंग चली, लेकिन बाद में जस के तस हालात हो गए। सरकार भले सड़कों के जानलेवा गड्ढे न भर पाई, लेकिन लोगों से चालान के रूप में खूब धन अर्जित कर रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे परिवहन विभाग मानो सिर्फ चालान काटने के लिए ही बना है, बाकी उसकी कोई अन्य जिम्मेदारी है नहीं। हालांकि अगर कोई सड़क के नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिन सड़कों पर वो लोगों से जुर्माना वसूल रहे हैं उनका रख रखाव कौन देखेगा? क्या ये सबसे पहला काम नहीं होना चाहिए? सीएम के आदेश के बाद भी जो अधिकारी गड्ढे भरने में नाकाम हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सड़क पर क्रैश बैरियर न होना और त्योहार पर सवारियों की संख्या के मुकाबले वाहनों की कम उपलब्धता भी हादसों की बड़ी वजह है। ग्रामीण इलाकों में होने वाले ज्यादातर हादसे त्योहार व शादी बारात के सीजन में ही होते हैं। सोमवार को हुए मरचूला हादसे के पीछे एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित परिवहन सुविधाओं का अभाव भी है, जबकि इसको लेकर मुख्यमंत्री के आदेश रहे हैं कि त्योहारी सीजन में परिवहन की संपूर्ण व्यवस्था हो। जब किसी भी प्रदेश में कोई भी बड़ा हादसा होता है तो उस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की भी होती है, लेकिन उत्तराखंड में तो जैसे स्वास्थ्य विभाग को कुछ दिखता ही नहीं। इस प्रदेश से कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को उससे क्या? वो तो विज्ञापनों और बड़े बड़े सेमिनारों और बंद कमरे में चलती बैठकों में ही चमकता दिखाई देता है। ऐसा ही नजारा कुछ इस भीषण हादसे के बाद भी देखने को मिला। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी का विरोध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी झेलना पड़ा। घायलों को देखने रामनगर अस्पताल पहुंचे पुष्कर सिंह धामी को स्थानीय लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने सीएम धामी के सामने जबरदस्त तरीके से अपना गुस्सा दिखाया। अस्पताल के बाहर मौजूद घायलों के तीमारदार और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी के खिलाफ विरोध के नारे लगाते हुए नारेबाजी की और रामनगर रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड से हटाने की मांग भी की। लोगों ने कहा कि अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री धामी की मित्र पुलिस ने धामी के नवरत्न स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के विरुद्ध एक्शन लेने की बजाय उनको ही दौड़ा दिया, जो बेचारे वक्त के मारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब सुना है उन्हीं सिस्टम से लाचार स्थानीयों पर सुपर कॉप मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रशासन ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी बात कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पिछले दरवाजे से वो लेके चले गए और वहीं से लेके आ रहे थे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। हम उनसे कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है, जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के, ये स्थिति इस अस्पताल की है। रामनगर के अस्पताल का बहुत बुरा हाल है। ये कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इस हॉस्पिटल को हाईटेक होना चाहिए। पहले तो इसे हाईटेक होना चाहिए क्योंकि बसों की दुर्घटनाएं होती है पहाड़ों में होती है और सबसे पहले मरीज यहाँ लाया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव उत्तराखंड के पहाड़ों में रह रहे लोगों को सबसे अधिक रहता है। समय पर इलाज न मिलना, जरूरी दवाएं न होना, मशीनें और अच्छे डॉक्टर न होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन लगता है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का ध्यान इन चीजों पर कम ही जाता है,
किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जिसमें पूर्ण रूप से समय देना किसी भी मंत्री के लिए जरूरी होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य जैसे महकमे के साथ संबंधित मंत्री को बाकी मंत्रालयों से मुक्ति मिलनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य मंत्री केवल लोगों की जान बचाने पर ही ध्यान दे सकें, क्योंकि हो सकता है मंत्री जी समय की कमी के चलते ऐसा न कर पाते हों। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के पास स्वास्थ्य के अलावा कई अन्य भारी भरकम विभाग भी हैं, जैसे कोऑपरेटिव, शिक्षा आदि इत्यादि। शिक्षा की बात आई है तो आपको इसी से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर से रूबरू करवाए देते हैं, जिसे सुनकर आप हैरान तो होंगे ही, पर यकीनन अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। मामला डाक विभाग से है। चयनित डाक सेवकों के हिंदी लिखने में असमर्थता का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि अब पौड़ी में चयनित शाखा डाकपाल यानी पोस्ट मास्टर के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आया है, जबकि चयनित शाखा डाकपाल ने हरियाणा बोर्ड से उत्तीर्ण हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में 95 नंबर पाए हैं। हो गए ना हैरान? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हिंदी की परीक्षा 95 नंबर से पास करे और हिंदी ही ना लिख पाए? ऐसे में अब इस पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अब आगे जो बताऊंगा उससे आप अचंभित तो होंगे ही, साथ ही अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल प्रधान डाकघर पौड़ी में एक चयनित शाखा डाकपाल नियुक्ति के लिए पहुंचा, जहां डाक अधीक्षक की ओर से चयनित शाखा डाकपाल को एक आवेदन पत्र हिंदी में लिखने के लिए कहा गया। आधे घंटे बाद जब चयनित डाकपाल ने हिंदी में लिखा आवेदन पत्र लिखकर दिया तो सभी अधिकारी कर्मचारी सिर पकड़कर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। आवेदन पत्र में चयनित डाकपाल ने अधीक्षक को अधिशय, महोदय को मेव्य, डाकघर को ढाकघर और पौड़ी को पैटी लिखा था। इसके आगे पत्र में जो कुछ भी लिखा था उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद डाक कर्मियों ने उसे अंकों को हिंदी में लिखने के लिए कहा। चयनित डाकपाल ने 1500 को 1500, 2750 को 27 से, 3531 को 3531 और 250 को 250 लिखा। डाक अधीक्षक पौड़ी ने बताया कि हरियाणा के जिंद के रहने वाले व्यक्ति का चयन जिले के सिलोगी उप डाकघर में शाखा डाकपाल के पद पर हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस डाक विभाग में हिंदी भाषा में कार्य संपादित होते हैं, वहां अगर डाकपाल को ही हिंदी न लिखना आए तो क्या होगा। इससे पहले भी डाकघर पौड़ी में बीते अक्टूबर माह में चयनित 4 ग्रामीण डाक सेवक ज्वाइनिंग देने पहुंचे थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के 2 चयनित ग्रामीण डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए थे, जबकि मध्य प्रदेश के चयनित 2 ग्रामीण डाक सेवक जांच की बात सुनते ही भाग गए। इससे तो उक्त चयनित डाकपाल की चयन प्रक्रिया पर कुछ संदिग्ध ही प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर से आए लोगों के साथ है, बल्कि उत्तराखंड में भी मिलीभगत के कारण कई लोग ऐसे पदों पर नौकरी पा बैठे हैं जिसके वो योग्य ही नहीं हैं। ऐसा ही कुछ मामला उत्तराखंड के हरिद्वार से आया है, जहां हरिद्वार विकास विभाग में उन लोगों को भी कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखा है जिनको कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं। यहां भी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। समीक्षा बैठक में इसका खुलासा होने पर मुख्य विकास अधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए पाया कि NRLM में आउटसोर्स से रखे गए कई कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको ठीक से लैपटॉप तक चलाने नहीं आते, लेकिन उन्हें ब्लॉक मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखा है, जिससे विकास कार्यों की योजना का डाटा एंट्री समय से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो नहीं पाता। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटसोर्स से किस तरह चयन होता होगा। यहां भी मिलीभगत और धांधली की आशंका लगती है, जिस कारण उस पद पर किसी ऐसे को बिठा दिया जाता है जो उसके मानक ही पूरे नहीं करता। वैसे उत्तराखंड में ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि जहां कई विभाग कार्यवाहकों और सेवा विस्तार पाए अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं, तो बिना कंप्यूटर ज्ञान के कंप्यूटर ऑपरेटर बनना कौन सी बड़ी बात है। अब जब रोजगार की बात हो रही है तो बेरोजगार संघ से जुड़ी एक बात भी आपको बताते हुए चलते हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर वरिष्ठ IAS अधिकारी और शासन में ऊर्जा सचिव के तौर पर तैनात R मीनाक्षी सुंदरम से उनके कक्ष में घुसकर अभद्रता करने का आरोप लगा है। आरोप है कि सचिव ने अपने निजी सचिवों को पवार को बाहर निकालने के लिए कहा तो उससे उनके साथ भी धक्का मुक्की की, उन्हें सचिवालय के बाहर देख लेने की धमकी भी दी। ऊर्जा सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव की ओर से SSP को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद देहरादून की शहर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मुकदमा होने के बाद बॉबी पवार ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा है, जिसमें बॉबी ने पूरे सरकारी सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि किसी भी विरोध का तरीका लड़ाई, मारपीट या अभद्रता नहीं हो सकता। ऐसे में अगर हकीकत जनता के सामने लानी है तो अधिकारी के ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज को सामने लाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सकता है। अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से हमारी बात नहीं हो पाई है, मगर बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है, उसको सुना जा सकता है। और मीनाक्षी सुंदरम के पास कोई ऐसे एविडेंस हैं तो आप लाइए। मैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूँगा और एफआईआर लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूँगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पवार पर लगाने लगे कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। ये तो ट्रेलर था, आगे देखिए कैसे तुम्हारे कपड़े उतार कर जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे हैं, अभी तो भ्रष्टाचार से नंगे हुए हैं, पूरे कपड़े उतार कर इन भ्रष्टाचारियों को नंगा किया जाएगा। बॉबी पवार के इस एक्शन का रिएक्शन निश्चित तौर पर केदारनाथ में हो रहे उपचुनाव पर पड़ेगा, जिसमें न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और किसी हद तक इसका फायदा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पत्रकार त्रिभुवन चौहान को मिल सकता है। वैसे केदारनाथ उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। कांग्रेस के प्रचार की कमान गणेश गोदयाल ने संभाल रखी है, जबकि बीजेपी के कई नेता आशा नौटियाल के प्रचार में उतर चुके हैं। लेकिन असल मुकाबला गोदयाल और पुष्कर सिंह धामी के बीच ही देखा जा रहा है। गणेश गोदयाल ने जिस तरह केदारनाथ का मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बजाय केदारनाथ वर्सेस पुष्कर सिंह धामी कर दिया है, उसने एक नया मोड़ ले लिया है। अब एक तरफ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत राजनीति के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ हरक सिंह रावत मनोज रावत के नामांकन के दिन मंच से मनोज रावत के समर्थन में जोरदार भाषण देते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उनको जवाब देने के लिए उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को मैदान में उतार दिया है। हरक जहां मनोज के लिए वोट मांग रहे हैं तो अनुकृति भी आशा नौटियाल के समर्थन में लोगों से अपील कर रही हैं। सवाल यही है कि जनता अब किसकी बात सुनेगी, हरक सिंह रावत की या उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत की। हालांकि एक परिवार में दो विचारधारा के लोग होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बीजेपी ने इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए हरक सिंह की काट केदारनाथ विधानसभा के अंदर जरूर निकाल दी है। बीजेपी अक्सर अपने बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2027 में जिस सीट से हरक चुनाव लड़ें, उसी सीट पर बीजेपी उनकी पुत्रवधू को उनके खिलाफ मैदान में उतार दे। अगर ऐसा हुआ तब हरक सिंह क्या करेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। खैर, इसके लिए अभी वक्त है। तब तक हरक सिंह रावत कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, या उनकी पुत्रवधू भाजपा में रहेंगी या नहीं, यह भी सवाल है। वैसे राजनीति में ऐसा कई बार होता दिखाई दिया है, यहां भी ऐसा हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल केदारनाथ में कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच चल रही है, लेकिन इस बीच में जिस तेजी से निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान का नाम उभर कर सामने आ रहा है, उससे यह मुकाबला दिलचस्प होने के आसार बढ़ रहे हैं। त्रिभुवन चौहान पेशे से एक पत्रकार रहे हैं और जन समस्याओं को उजागर करते रहे हैं। पढ़े लिखे होने के साथ साथ उनका स्थानीय होना भी उनको फायदा पहुंचाता प्रतीत हो रहा है। अब देखना होगा कि वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे या फिर किसी पार्टी का समीकरण बिगाड़ देंगे। सवाल यह भी है कि त्रिभुवन सही मायने में चुनाव दिल लगाकर लड़ रहे हैं या सिर्फ ये वोट काटने की राजनीति भर है। नजर यूकेडी प्रत्याशी पर भी रहेगी। जिस तरह से भू कानून को लेकर देहरादून की तांडव रैली में यूकेडी के आह्वान पर भीड़ जुटी, उसी भीड़ को यूकेडी वोट में बदल पाएगी, ये भी देखना होगा। मतलब चुनावी भंवर बहुत गहरा है। इस भंवर से पार कौन पाएगा और कौन इसमें डूबेगा, इसका फैसला बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। फिलहाल आज के इस साप्ताहिक शो अनकट हफ्ता में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।